टोक्यो गूल के एनिमे को रिलीज हुए अब 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और ये एनिमे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक बेकार एनिमे अडेप्टेशन पूरी सीरीज की रेपुटेशन खराब कर देती है। और आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से टोक्यो गूल एनिमे बस एक वेस्टेड पोटेंशियल बनकर रह गया, और क्यों आज भी टोक्यो गूल फैंस होप करते हैं कि एनिमे का एक प्रॉपर रीमेक बने। टोक्यो गूल एनिमे कई रीजंस की वजह से फेल हुई थी, जिसमें सबसे पहला रीजन था कि दी एनिमे वेंट ऑफ स्क्रिप्ट। जिस किसी ने भी एनिमे देखा है वो यही बोलता है कि सारे सीजन्स में से सीजन 1 ही बेस्ट था, पर मैं इस बात से काफी हद तक डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ एनिमे देखा है और मांगा नहीं पढ़ी तो उसको सीजन 1 अच्छा लग सकता है, लेकिन जिन्होंने मांगा पढ़ी थी उनको पता था कि सीजन 1 से ही काफी चीजें कट होना स्टार्ट हो गई थी। लाइक एपिसोड 1 में जब कानेकी हॉस्पिटल से वापस आता है तो वो घर पर खाना खाता है और उसके बाद उसको तुरंत रिवील होता है कि वो गूल बन चुका है, लेकिन मांगा में कानेकी हॉस्पिटल से आने के बाद अपनी डे टू डे लाइफ कुछ दिन तक कंटिन्यू रखता है। उसके बाद उसको रिवील होता है कि वो गूल बन चुका है। ऑल्दो ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक डेप्थ इंक्रीज करती है ये कैरेक्टर में। सीजन 1 के रिलीज होने के बाद ये एनिमे इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया था। इसकी ओपनिंग सॉन्ग टू दिस डेट अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एनिमे ओपनिंग्स है। सीजन 1 के कुछ टाइम के बाद स्टूडियो पीरियड ने सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी। इसको उन्होंने नाम दिया था टोक्यो गूल रूट ए, और यहीं से चीजें डाउनहिल होना स्टार्ट हो गई थी। टोक्यो गूल मांगा सितंबर 2014 को खत्म हो गई थी और रूट ए एनिमे 2015 को आया था। मतलब स्टूडियो के पास पूरी मांगा अवेलेबल थी। अब कोई भी नॉर्मल स्टूडियो आराम से मांगा अडेप्ट करेगा क्योंकि उन पे पूरा सोर्स मटेरियल है, लेकिन नहीं, इस पागल स्टूडियो ने एक एनिमे ओरिजिनल सीजन बना दिया। मतलब सीजन 2 में जो भी हुआ था वो एक्चुअली मांगा में हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ एनिमे ओनली वॉचर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। रीजन नंबर 2, दे बुचर्ड द कैरेक्टर आर्क्स। स्टूडियो पीरियड ने रूट ए में कैरेक्टर्स की धज्जियां उड़ा दी थी। फॉर एग्जांपल मांगा में कानेकी बहुत ही केयरिंग है इवन आफ्टर ऑल द थिंग्स जो उसके साथ हुई हैं, लेकिन एनिमे में उसको एक एज लॉर्ड बनाकर रख दिया है, जिसकी वजह से आज तक लोग कानेकी को बस एक एजी कैरेक्टर मानते हैं। और भी काफी कैरेक्टर्स जैसे हिडे, एटो, एमन की कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले सीन्स हटा दिए थे, जो सीरीज में आगे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। रीजन नंबर 3, रूट ए हैड द पोटेंशियल टू बी गुड। सुयो योशिदा जिन्होंने टोक्यो गूल की ओरिजिनल मांगा लिखी है, उन्होंने रूट ए के लिए भी एक ड्राफ्ट बनाया था, जो कि अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर स्टूडियो ने योशिदा का ड्राफ्ट भी फॉलो किया होता तो रूट ए बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन स्टूडियो पीरियड ने ड्राफ्ट डस्टबिन में डाला और फिर ब्लेम भी योशिदा पे दिया। मैं इसी वीडियो में सुयो योशिदा का ओरिजिनल ड्राफ्ट और रूट ए को कंपेयर करने वाला था, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर तुम लोग ये कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। हमारा अगला रीजन है इनसेन पेसिंग। टोक्यो गूल एक रश्ड एनिमे था, ये बोलना वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। टोक्यो गूल एंड टोक्यो गूल जी के टोटल मांगा चैप्टर्स मिलाकर 325 हैं और इन सब को इन्होंने सिर्फ 48 चैप्टर्स में खत्म कर दिया। एग्जाम्पल के लिए इसे अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर करो, जहां उसके टोटल मांगा चैप्टर्स 141 थे, जिसे उन्होंने 87 एपिसोड्स में कवर किया था। टोक्यो गूल के पास एओटी से 184 ज्यादा चैप्टर्स थे, फिर भी एओटी ने ऑलमोस्ट डबल एपिसोड्स बनाए। यही फर्क है एक स्टूडियो जो केयर करता है और एक जो नहीं करता। कॉन्टिन्यूटी नाइटमेयर। रूट ए जो कि एक एनिमे ओरिजिनल था, उसके बाद स्टूडियो पीरियड ने टोक्यो गूल जी की मांगा अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से व्यूअर्स के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने टोक्यो गूल जी के पहले वाले आर्क कवर ही नहीं किए थे। अराउंड 77 चैप्टर स्किप किए उन्होंने। ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हो गई थी कि यूट्यूबर्स को लिटरली वीडियो डालनी पड़ रही थी ताकि व्यूअर्स को पता चले आखिर हो क्या रहा है एनिमे में। सेंसरशिप। टोक्यो गूल एक सीनेन मांगा है जिसमें गोर एक मेजर रोल प्ले करता है, फाइट्स को ब्रूटल दिखाने में और डार्क मोमेंट्स क्रिएट करने में, लेकिन एनिमे में ये सब सेंसर कर रखा है या गोर बहुत कम कर दिया है, जिससे उतना इम्पैक्ट फील नहीं होता और उन मोमेंट्स को जो कि फील होना चाहिए, जिसकी वजह से ये एक टिपिकल फाइटिंग एनिमे ज्यादा लगता है। हमारा आखिरी रीजन है एनिमे फेल टू कैप्चर द मांगास आर्ट। सुयो योशिदा जिन्होंने टोक्यो गूल मांगा लिखी है और ड्रॉ की है, उनकी आर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कानेकी की मेंटल हेल्थ को शो करने में और हैवी मूवमेंट्स को एलिवेट करने में, लेकिन एनिमे मांगा की आर्ट स्टाइल को कैप्चर करने में बुरी तरीके से फेल हो जाता है। आई वुड से दैट कि सीजन 1 में एनिमेशन फिर भी काफी ठीक थी, लेकिन रूट ए के बाद स्टूडियो पीरियड ने एनिमे को अपने दूसरे स्टूडियो को दे दिया जिसका नाम था पीरियड प्लस,
ताकि वो बोरुटो को एनिमेट कर सके। लाइक सीरियसली, बोरुटो के लिए इन लोगों ने टोक्यो गूल को बर्बाद कर दिया। पीरियड प्लस एक काफी छोटा स्टूडियो है और ओरिजिनल डायरेक्टर एंड एनिमेटर बिजी होने की वजह से पीरियड प्लस को ही सारी चीजें हैंडल करनी थी, जो एक लेस एक्सपीरियंस स्टूडियो था, जिसकी वजह से एनिमेशन क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो गई। फॉर एग्जांपल, इन लोगों ने हेयर कलर तक चेंज नहीं किया कैरेक्टर्स के, जो कि मांगा में काफी चैप्टर्स के लिए था। इन दी एंड आई विश कि टोक्यो गूल एनिमे का रीमेक बने, जो कि ये सीरीज डिजर्व करती है। और अगर आपने इसकी मांगा नहीं पढ़ी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम लोग ये मांगा पढ़ो। ये वन ऑफ द बेस्ट सीनन मांगा है इन माय ओपिनियन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।